And welcome learners. Today we discuss about the electric field due to a spherical bodies. हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्पेरिकल बॉडीज़ में. अब देखिए स्पेरिकल बॉडीज़ मीन बॉल टाइप. ये टू टाइप की होती है, एक होलो और एक सॉलिड. तो फर्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिंग होलो स्फीयर की. कंडक्टिंग होलो स्फीयर क्या था? ऐसा स्फीयर जो अंदर से होलो हो और जो जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है, ठीक है, उसे कंडक्टिंग होलो स्फीयर. सेकंड नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर मीन वो होलो स्फीयर जिसमें चार्ज ट्रांसफ़र फ्रीली मूव नहीं हो सकता. मीन चार्ज फ्रीली मूव नहीं हो सकता. तीसरा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. ऐसा स्फीयर जो होलो ना हो, सॉलिड हो, ठीक है, और जिसमें चार्ज फ्रीली मूव हो सकता है. लास्ट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. वही स्फीयर जो होलो नहीं है मगर इस बार वो नॉन कंडक्टिंग है, जिसमें चार्ज फ्रीली मूव नहीं हो सकता. तो हमारे चार टाइप: कंडक्टिंग होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. अब देखिए क्या ये हमारा होलो स्फीयर है? हाँ सर है. कंडक्टिंग होलो स्फीयर में क्या होता है? सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाता है, ठीक है. दूसरा पॉइंट हमारा नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर में अंदर होलो है तो उसका सारा चार्ज वैसे ही सरफेस पर होगा. नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर में भी तो ये भी क्या सेम प्रॉपर्टी है इसकी भी. इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है. जैसे कंडक्टिंग होलो स्फीयर की प्रॉपर्टी सेम इसकी नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर की प्रॉपर्टी. तीसरा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. अब देखिए अब बात करते हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या. ये भी हम मतलब ये हमारा एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है. तो ये भी अपना सारा का सारा चार्ज किसी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस पर भेज देता है. मीन इसका सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है जब हम कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस पर. मतलब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस पर अप्लाई करते हैं तो इसका भी सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचता. तो इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है, ठीक है. मगर इसमें क्या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज होता है वो सॉलिड स्फीयर की सरफेस के साथ साथ पूरे स्फीयर में होता है इस तरीके से. तो हमारी ये तीनों बॉडी सेम प्रॉपर्टी रखती हैं मगर ये वाला जो स्फीयर है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है. इसमें क्या है सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ गया तीनों बॉडीज पर और तीनों में ई नेट 0. ई नेट मतलब क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, इनके स्फीयर का सारा चार्ज कहाँ है? सरफेस पर. इनसाइड में कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसलिए इसमें इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बॉल स्फीयर के वो ई नेट हमारा क्या होगा? 0. क्या होगा? वो हमारा ई नेट 0 होगा क्योंकि इसका सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है? हमारी सरफेस पर, ठीक है. अब देखिए अब आगे चलते हैं. तो मैं इस पर एक डेरिवेशन कर लूँगा किसी एक पर भी. तो मतलब मैं किसी एक पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकाल लूँगा तो हमारी तीनों पर सेम आएगी क्योंकि तीनों की सेम प्रॉपर्टी, तीनों का सेम स्ट्रक्चर है. तीनों पर चार्ज बाहर सरफेस पर आ जाता है, तीनों पर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 है, ठीक है. तो देखिए इसको करते हैं, आप सब लोग लिख लीजिए, ठीक है. मैं लिखता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड
स्ट्रेंथ ड्यू टू आ कंडक्टिंग होलो एंड सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, देखिए ड्यू टू अ कंडक्टिंग होलो एंड सॉलिड स्फीयर, और सेम प्रॉपर्टी किसमें थी, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। क्या यही हमारी पूरी हेडिंग हुई, क्योंकि हमारी जो तीन स्फीयर थे वो क्या सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, उनमें तीनों पर चार्ज सरफेस पर आ रहा था। कौन कौन से, एक तो कंडक्टिंग होलो स्फीयर, एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और एक नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, ऊपर के तीनों। ठीक है, मान लिया मैं इसमें यहां पर मैंने एक क्या बनाया, एक ये तीनों की सेम प्रॉपर्टी है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। ये हमारा एक स्फीयर है जो वर्क कर रहा है किस तरीके से, कंडक्टिंग होलो स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर की तरह वर्क कर रहा है ये। ठीक है, ये एक हमारा क्या, एक स्फीयर जिसका सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर। मान लिया ये इसकी रेडियस r। अब मैं क्या करता हूँ, इसके किसी x डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें एक गॉस सरफेस मान लूँगा। ठीक है, मान लिया इसकी डिस्टेंस x क्या, एक डिस्टेंस पर पॉइंट। ठीक है, तो देखिए फाई इज इक्वल टू गॉस लॉ क्या होता है हमारा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये हमारी रही गॉस थ्योरम, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मैं इतनी जो मैंने सरफेस मानी है ये गॉस सरफेस। ठीक है, अब क्यू इन क्या, जितना इस सरफेस पर चार्ज होगा मैं इसे क्यू इन मान सकता हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा किसमें, जो गॉस एरिया है, मतलब जो हमने गॉस सरफेस मानी है उसमें उसके अंदर ही चार्ज है। तो हमारे ये क्यू इनक्लोज्ड में जितना चार्ज होगा वो सारा का सारा हम उसे क्यू इनक्लोज मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डी एस क्या, गॉस सरफेस का एरिया ये वाला, तो ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये एरिया ये वाला, जो ये वाला हमने स्फीयर बनाया है, ये देखिए इस तरीके से पूरा स्फीयर बनाएगा ये हमारा। देखिए ये जो पूरा स्फीयर बना है ये हमारा, तो इसका एरिया डी एस इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्यू एनक्लोज्ड मीन ये वाला चार्ज कितना होगा, पाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन जितना चार्ज है एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया कितना आया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां से Q इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से हमारा ये Q एनक्लोज और इस सरफेस का एरिया दोनों आ गए, मतलब ds की वैल्यू और Q एनक्लोज्ड की वैल्यू। मैं इन दोनों को यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, देखिए तो E विल बी इक्वल टू कितना, ds की वैल्यू हमारी पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड की वैल्यू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एफ साइलन नॉट और R अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसकी वजह से, किसी एक्स डिस्टेंस पर इन तीनों की वजह से। किन तीनों की वजह से, कंडक्टिंग होलो स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके सरफेस के किसी इनसाइड पॉइंट पर, मीन ये वाला कोई पॉइंट, इस पर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं इस पर, आप इसको लिख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर अब ये डिस्टेंस x ना मान के मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया इनसाइड वाला। ठीक है, ये डिस्टेंस को x मान लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से गॉस जो गॉस सरफेस है, गॉस सरफेस s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds, उसकी एरिया आया पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्यू एनक्लोज्ड इसकी वैल्यू, पहले ये था हमारा सरफेस का एरिया पाई एक्स स्क्वायर, अब हमारा सरफेस का एरिया क्या है, ये वाला, क्योंकि हमने गॉस सरफेस कैसे मानी है इसे। ठीक है, तो यहाँ से पाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा किसका एरिया आ गया, इसका। अब बात करते हैं क्यू एनक्लोज्ड की, तो हम क्या मानते हैं, जो क्यू एनक्लोज्ड था वो गॉस सरफेस के अंदर होता है। यहाँ पर तो क्यू एनक्लोज्ड कोई चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड कितना, 0, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, आउटर सरफेस पर। तो इस पॉइंट पर अगर हमारा चार्ज Q0 तो E0। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई वो कितनी, 0। तो इससे क्या पता चला कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो सरफेस से आउटर की साइड होती है और इनसाइड नहीं होती। इनसाइड हमारा E कितना होता है, 0, किसी कंडक्टर के इनसाइड में। ठीक है, हमारा E कितना होता है, 0। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। देखिए ग्राफ कैसा बनाएगा इसका, देखिए हमारा एक पोजीशन तो थी, मीन R तक, यहाँ तक तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इधर मानेंगे हम रेडियस x लिख देता हूँ, और इधर मानेंगे हम E इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हमारी यहाँ पर 0 थी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि 0 से लेके R तक 0, और फिर उसके बाद बढ़ना, उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा, और फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो देखिए यहाँ तक तो 0 R तक, फिर उसके बाद एकदम सबसे ज़्यादा, और फिर धीरे 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 कम होती चली जाएगी। तो ये क्या बना हमारा ग्राफ, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का किसी। तो ये बना हमारा ग्राफ स्पेरिकल बॉडीज़ के लिए, मीन जो कंडक्टिंग स्पेरिकल बॉडीज़ है उनका ग्राफ हमारा ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल बॉडीज़, मीन हमारी जो लास्ट 4th पॉइंट था, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसमें ये हमारे क्या, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक सॉलिड स्फीयर होगा जिसमें चार्ज पूरी तरीके से बिखरा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आएगी, ये सॉलिड स्फीयर।
ये क्या है हमारा एक सॉलिड स्फीयर। इसमें पूरे में चार्ज है, पूरे सॉलिड स्फीयर में इसमें चार्ज है, वेट है, इसकी रेडियस r। अब मान लिया यहाँ पर कोई एक गॉस सरफेस है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस x है, ठीक है। हमें फाई की वैल्यू क्या होता है, मतलब गॉस लॉ हमारा क्या होता है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन हमारा सरफेस से, मीन इसके सेंटर से सरफेस तक की बीच की डिस्टेंस r, और हमने जो गॉस सरफेस मानी है, मीन जो हमारी गॉस सरफेस है ये हमने जो मानी है, ये हमारी सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो जो गॉस सरफेस का एरिया मीन s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा Q एनक्लोज होगा वो कितना होगा, Q एनक्लोज इज इक्वल टू, Q एनक्लोज इज इक्वल टू कितना, रो इंटू वी, और रो वी की वैल्यू 4/3 वॉल्यूम क्या होता है हमारा किसी स्फीयर का, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। यहाँ पर रेडियस कितनी है, जितना वो एनक्लोज चार्ज कितना है, जितना इस गॉस सरफेस के चार्ज अंदर होगा क्या उतना ही एनक्लोज चार्ज होगा, बाहर वाले चार्ज से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम कौन सा चार्ज लेते हैं, Q एनक्लोज, और एनक्लोज वाला चार्ज कितना है जो इतनी रेडियस में प्रेजेंट है, तो 4/3 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। ये लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, इस एस की डी एस की वैल्यू को और Q इन की वैल्यू को। तो यहाँ से E डॉट 4 पाई एक्स क्यू ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो Q इन की वैल्यू को मैं पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, Q एनक्लोज्ड की रो 4/3 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। इसके बाद अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद E इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, पाई एक्स स्क्वायर से क्यूब कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, E इज इक्वल टू रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर रहूँगा इस सेंटर पॉइंट पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, कम होगी, और जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ते जाऊँगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और फिर इस पॉइंट पर आऊँगा तो और बढ़ जाएगी, और इस पॉइंट पर आऊँगा तो और यहाँ पर मैक्सिमम होगी, क्या इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर चार्ज का एंड हो गया, ठीक है। फिर इस बाहर पॉइंट से जैसे जैसे जाऊँगा मैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। मीन यहाँ पर कम होगी सेंटर के बाद, यहाँ पर जो बॉडी के मिल फाइनल सरफेस पर आऊँगा, जो हमारा कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर के जब बाहर वाली सरफेस पर आऊँगा तो उसके बाद से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी, सेंटर से लेके स्फीयर के सरफेस तक, और उसके बाद कम होती जाएगी। तो देखिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, आप ग्राफ देखिए। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ये रेडियस। अब देखिए जैसे जैसे हमारी रेडियस बढ़ती जाएगी सेंटर से, क्या वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी, केवल सरफेस तक, क्योंकि चार्ज सरफेस तक प्रेजेंट है। तो मान लिया रेडियस r तक बढ़ेगी कांस्टेंट फॉर्म में। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या घटती चली जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटेगी, ठीक है, मतलब डिक्रीज होगी। और इंक्रीज कहाँ से लेकर कहाँ तक, कोई कांस्टेंट फॉर्म में 0 से लेकर r तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या ग्राफ फॉर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है स्टूडेंट्स, आप बना लीजिए।